हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शुभम पांडेवर फिर से आपके सामने आपका होस्ट और दोस्त। आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपने थंबनेल देखा होगा तो ही वीडियो देखने आए होंगे। जी हाँ, आज इकोनॉमिक्स में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एसएससी से लेके उसके पैरेलल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के इस पार्ट से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं मांग की लोच। एक हिंदी में इसे कहा जाता है मांग की लोच। ठीक है, मांग की लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली अब हमें ये जानना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के ये पूरा वीडियो आपको 20 से 30 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये लगेगा नहीं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन्हीं आसान शब्दों को ग्राफ की मदद से आज हम पूरा किससे समझेंगे, ग्राफ की मदद से समझेंगे कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। एक बार अगर आपको ग्राफ याद हो गया, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ बने रहिए, आराम से वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, जो डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और आज अपना ये टॉपिक फिनिश कीजिए। और इसके बाद से आज से के बाद कभी भी आपसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच का क्वेश्चन आ गया तो कतई छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले समझते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटिव स्टेटमेंट। ये मात्रा के बारे में बात करता है कि कितनी क्वांटिटी की बात की जाती है। यहाँ किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो कितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसके बारे में बात की जाती है। वेयर अ लॉ ऑफ डिमांड, जो मांग का नियम है, जो मांग की नियम है वो एक क्वालिटेटिव मेज़र है, वो गुणवत्ता की बात करता है, क्वालिटेटिव की बात करता है। तो इसको तो अभी बाद में पढ़ेंगे, ये अभी मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ाया है। लॉ ऑफ डिमांड जल्दी ही पढ़ेंगे, बट पहले इसको हम फिनिश करेंगे, इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड का ही नंबर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आप लगभग एंडिंग पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, तो यही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाने बाकी हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोचदार। आप कहते हैं ना लोचदार, जिसके अंदर लचीलापन हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वही कहा जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब हुआ क्या, डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। मतलब मूल्य चेंज होने पे मांग का चेंज होना, मूल्य के बदलाव के साथ, मूल्यों में बदलाव के साथ मांग में बदलाव। ये तो आम बात है। बेसिकली अगर देखा जाए रेगुलर लाइफ में, तो जिन चीज़ों के मूल्य बढ़ते हैं उसकी मांग में बदलाव आ जाता है। जितनी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसकी डिमांड घटिया बढ़ जाती है। डिपेंड करता है जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड घटने की पॉसिबिलिटी रहती है, कुछ केसेस को छोड़ के। वो कौन से कुछ केसेस हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा या थोड़ा बहुत इसमें भी बता भी दूंगा कि किस केसेस में ऐसे होते हैं कि जहाँ मूल्य बढ़ जाते हैं पर मांग वो सेम बनी रहती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जानिए कि जब मूल्यों के साथ, प्राइस के साथ डिमांड चेंज होगी, प्राइस बढ़े, डिमांड घटे या डिमांड बढ़े, कुछ भी हो, मतलब प्राइस के साथ साथ दोनों में चेंज देखने को मिले, तो वहाँ पे हम इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, लोच। ठीक है, वहीं इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज इन द डिमांड। प्राइस घटे, बढ़े, घटे, डिमांड कांस्टेंट। डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। इसको कहते हैं डिमांड जो है स्थिर है। मांग का स्थिर होना, कि किसी भी चीज़ के प्राइस घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए। पहले जितनी यूनिट इंसान खरीदता था, पहले 100 रुपये में 5 यूनिट खरीदता था, आज 150 रुपये कर दीजिए फिर भी वो 5 यूनिट ही खरीदेगा। इस केस में क्या हो गया, इसे कहते हैं इनइलास्टिसिटी। तो समझ में आ गया, एक स्थिरता है, एक अस्थिरता है। यहाँ अस्थिरता है, यहाँ पे जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे मांग में चेंज घटना या बढ़ना लगा है। तो मोटी मोटा हमें यही पढ़ना है। ये तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज हो गई सर। कहीं ना कहीं ये तो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो फिर हमें एग्जाम में क्यों नहीं समझ में आती। एग्जाम में ना समझ आने का एक कारण है। क्या कारण है, अगली स्लाइड में समझिए। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स को ग्राफ से नहीं पढ़ा। ग्राफ से क्यों नहीं पढ़ा, अब जान लीजिए। यही स्लाइड है जो है,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। इस इम्पॉर्टेंट स्लाइड को जैसे मैं इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ वैसे तो पहले आप ये स्लाइड बना लीजिए, और इस स्लाइड के नीचे हम कुछ ग्राफ खेलेंगे, और उस ग्राफ के बाद आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इससे रिलेटेड सवाल किसी आने वाले टेस्ट में कर लेंगे जब मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फिनिश करूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं। अब देखिए क्या, ईडी का मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रख लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो यहाँ पे है वो ईडी है, ये वो वाली ईडी नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो वित्त मंत्रालय के अंदर आती है, वो वाली ईडी नहीं है। ये वो ईडी है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, देखिए ईडी को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो, जब मांग की लोच 0 हो, कहा जाता है जब मांग की लोच 0 हो। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मांग की लोच जब 0 हो, तो इसका क्या अर्थ है, लोच जब 0 हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मांग की लोच जब 0 है। फिर एक आता है यूनिटरी पोजीशन, ठीक है। यूनिटरी पोजीशन मतलब आप कह सकते हैं मांग की लोच बराबर हो, मांग की लोच बराबर हो, ठीक है, थोड़ा सा बराबर हो गई। एक होता है इनफाइनाइट, जब मांग की लोच अनंत हो, मांग की लोच क्या हो आपकी, इनफाइनाइट हो, अनंत श्रेणी में पहुंच गई कि कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पे और इसके बीच की कंडीशन है, ईडी की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, मांग की लोच बराबर का होने का मतलब जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। अब क्या है 1, ये मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तीसरा है 1 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, 1 से कम और 0 से ज़्यादा हो, इसी को कहते हैं लेस देन यूनिटरी। तो याद रखिएगा, लेस देन यूनिटरी कहा जाता है। लेस देन यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब 1 हो गया, और लेस देन यूनिटरी का मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम, बट 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा और 1 से थोड़ा कम। अब चलिए इसको मोटी मोटा समझते हैं। और यहीं पे एक और आएगी कि यूनिटरी से बैलेंस पोजीशन के बाद अनंत के बीच में भी एक आती है जब 1 से ज़्यादा हो, यूनिट मोर देन यूनिटरी, क्या है, मोर आर ग्रेटर देन यूनिटरी, जब 1 से ज़्यादा हो। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, चलिए समझते हैं। पहला है, इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, पूरा का पूरा इन इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, मूल्य आप बढ़ाइए, पी का मतलब यहाँ पे प्राइस से है, पी का मतलब क्या है, प्राइस, जिसे आप मूल्य कह सकते हैं। ये कह रहा है मूल्य बढ़ाओ या घटाओ, डिमांड में नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब डिमांड में नो चेंज। जब किन्हीं वस्तुओं के मूल्यों पे आप उसको बढ़ाएं या घटाएं, किसी भी चीज़ का आप प्राइस बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उसकी डिमांड 5 यूनिट पहले थी और आज भी 5 यूनिट है, चाहे वो आप 100 का बेच रहे हो या 50 का बेचने लगे, उस समय कहा जाता है कि मांग की लोच 0 है। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, सवाल ऐसा आएगा, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो ऑप्शन पहला आपका है कि मूल्यों में वृद्धि के साथ, जितनी मूल्य में वृद्धि है उतनी ही मांग में घटोतरी है, तो गलत है। जितनी मूल्य में वृद्धि है उतनी ही मांग में मांग में बढ़ोतरी है, तो भी गलत। तीसरा लिखेगा, मूल्य के वृद्धि से वस्तु की मांग पे कोई असर नहीं पड़ता, तो यह आंसर आपका सही है कि ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस there is a no effect, there is a no effect on the demand, due to the change in price there is a no effect on demand, that is called elasticity of demand is 0। समझ में आ गई बात, बड़े सिंपल शब्दों में समझाया मैंने कि जब भी, फिर से सुन लीजिए, जब भी वस्तु का मूल्य घटे, वस्तु का मूल्य बढ़े, मांग में कोई परिवर्तन नहीं, मांग में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिटरी पे आते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इन सभी को हम परसेंटेज में काउंट करते हैं, याद रखिएगा, इसको आप प्रतिशत में काउंट करेंगे। अगर किसी भी चीज का मूल्य जितना बढ़ा है
उतना ही उसकी डिमांड घट जाए। जितने परसेंट आपने मूल्य बढ़ाया उतने ही परसेंट अगर उसकी मांग घट गई तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे यूनिटरी पोजीशन। क्या कहेंगे इसको आप? यूनिटरी पोजीशन कहेंगे। और इसमें यह होता है कि जितनी मांग बढ़ी उतनी ही, जैसे समझिए, एक मैं आपको यहीं ग्राफ बनाता हूँ। चलिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है y, तो प्राइस ऑफ y की बात करता हूँ मैं। पहले ये 10 रुपये था, ठीक है, बढ़ के 12 रुपये हो गया। तो देखिए कितने रुपए बढ़ा? 2 रुपये बढ़ा। किस पे बढ़ा? 10 रुपये पे बढ़ा। परसेंटेज निकालिए इसका। आप कहेंगे सर 20% बढ़ा। कितना बढ़ा? 20% प्राइस बढ़ा दिया। अब क्वांटिटी ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई, पहले कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती थी? तो सर 10 रुपये का जब मिलता था तो हम 20 यूनिट खरीदते थे। अब 12 रुपये का हो गया तो 16 यूनिट खरीदेंगे। कितने? 16 यूनिट खरीदे जा रहे हैं क्योंकि 2 रुपये प्राइस बढ़ गए। तो देखते हैं 4 रुपये किस पे? 20 पे, 2500, 5 चौका 20। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 20% मूल्य बढ़ने के कारण डिमांड में 20% का घटाव आया। 20% प्राइस बढ़ा तो 20% ही डिमांड। तो जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ी अगर उतनी ही डिमांड घटी, इसको कहते हैं यूनिटरी पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी याद रखिएगा, मांग की लोच का एक बराबर होना, एक होना, इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी? वस्तु का मूल्य थोड़ा बढ़ने पे मांग में ज्यादा बदलाव होना, वस्तु का मूल्य ज्यादा बढ़ने पे मांग में थोड़ा बदलाव होना, तो नहीं। वस्तु का मूल्य, द प्राइस ऑफ द गुड्स रीच, जितने परसेंटेज रीच हुए उतना ही परसेंट डिमांड घटे, इसीलिए तो कहते हैं इक्वल टू 1। तो अभी समझ में आ गया? जीरो को परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों कहते हैं? पूर्णतया मतलब इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, जो बिल्कुल ना हिले, उसमें क्यों? क्योंकि प्राइस घटाओ तुम बढ़ाओ, हम उतना ही खरीदेंगे जितना हमें खरीदना है। यहां आप जितना प्राइस बढ़ाएंगे हम उतनी यूनिट कम कर देंगे, हम थोड़ा सा कंजप्शन कम कर देंगे क्योंकि हमारा बजट उतना ही है। ठीक है, अब आते हैं इनफाइनाइट पे। पहले इनफाइनाइट का मतलब समझो। तो इसका ग्राफ अगर बनाओ, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ये देखो, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पे आप प्राइस ले लीजिए और एक पे क्वांटिटी ले लीजिए। तो ये प्राइस ऑफ वाई गुड्स है और ये क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स है। तो बताइए पहले प्राइस कितना था? 10 रुपया। अब प्राइस कितना हुआ? 12 रुपये। पहले जब 10 रुपये था तो मान लीजिए 20 क्वांटिटी खरीदते थे। अब जब 12 रुपये हुआ तो क्वांटिटी अब कितनी खरीद रहे हैं? 16 खरीद रहे हैं। भाई कम किया ना। तो इसका ग्राफ कैसा है? ये इसका ग्राफ है। ये क्या है? ये इसका ग्राफ है। अभी मैं अगली स्लाइड पे इसको और अच्छे से समझाता हूं, डोंट वरी। चलिए अब समझते हैं इनफाइनाइट क्या है। मांग की लोच का अनंत होना, परफेक्टली इलास्टिसिटी। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक, जब मांग की लोच शून्य हो, और मांग की लोच जब अनंत हो, इनफाइनाइट हो, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या है? अब इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहां पे प्राइस बदल रहा था, डिमांड कांस्टेंट थी, यहां पे प्राइस कांस्टेंट है। या क्या है? प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, हद से ज्यादा फ्लक्चुएशन है। अचानक किसी चीज पहले 10 की थी, मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की थी, आज भी 10 रुपए की है, लेकिन पहले उसकी 20 यूनिट आप खरीदते थे, अचानक इसकी आपने 50 यूनिट खरीदनी शुरू कर दी या 5 यूनिट खरीदनी शुरू कर दी। मतलब कंफर्म नहीं है कि कब इसी को जनता 50 यूनिट खरीद रही है और कब यही 5 यूनिट खरीदी जा रही है। कीमत में तो कोई चेंज नहीं है। तो याद रखिएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक में एक ही फर्क होता है। दोनों हाथ में देखिए, ये कहता है प्राइस, यहाँ डिमांड कांस्टेंट है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है। डिमांड कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट तो परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके, और अगर डिमांड कांस्टेंट तो परफेक्टली इलास्टिक। गॉट इट? और हल्का सा भी अगर प्राइस और डिमांड में चेंज आया तो फिर आप इन दो कैटेगरी में आएंगे, और इक्वल चेंज आया तो मेरी पीछे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। जितना प्राइस उतना डिमांड, 1। थोड़ा सा कम ज़्यादा तो या तो ये या तो ये, समझते हैं, या तो ये या तो ये। क्या है? अब समझिए, इसे कहा जाता है लेस देन यूनिटरी या रिलेटिवली इनइलास्टिक। दोनों शब्दों का उपयोग याद रखें,
लेस देन यूनिटरी और रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए जब 10 से 12 हुआ था तो 20 की जगह 16 खरीदे थे। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइस बढ़ा 20%, यही एग्जांपल ले लीजिए कि 10 रुपए की चीज थी 12 रुपए हो गई। तो अब क्या हुआ, यहाँ 20 की जगह 16 खरीद रहे थे ना, पहले 10 में 20 मिल रही थी, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी। तो पहले क्या था भाई 10 में 20 खरीदते थे, अब 12 हुआ तो 20% रेट बढ़ गया। लेकिन अब 20% रेट बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 20%, लेकिन डिमांड कितनी घटी, डिमांड घटी 15%। अब उसकी जगह मान लीजिए 16 की जगह आप 18 यूनिट खरीद रहे हैं। अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं आएगा, लेकिन मोटी मोटा ये 10% आया, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए भाई 10% मान लीजिए थोड़ा सा, तो आप देखिए 10% या आप 18 की जगह इसकी 17 यूनिट खरीदिए, 3 कर लीजिए भाई, 3 पचे 15, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्राइस बढ़ा 20% और डिमांड घटी 15%। तो जब जितना प्राइस बढ़े डिमांड उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम घटे, एग्जैक्ट बराबर नहीं, थोड़ी सी कम, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये परफेक्टली है, इनइलास्टिसिटी है लेकिन इससे थोड़ी कम है। क्यों, क्योंकि थोड़ा तो चेंज आया है, 5 रुपए 1 यूनिट का चेंज आया। यहाँ 16 खरीद रहे थे क्योंकि इक्वल आप कर रहे थे, यहाँ 17 यूनिट खरीद रहे हैं, 17 यूनिट खरीद रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ा 20%, डिमांड घटी 15%। तो एकदम एग्जैक्ट ना हो के थोड़ा कम हो, प्राइस में जितना उछाल हो, मांग में उससे थोड़ा कम गिरावट आए, तो उसे कहते हैं लेस देन यूनिटरी, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसमें बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में समझा दिया। अब इसी का अपोजिट यहाँ क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ी 20% तो डिमांड घटा दी 30%, यहाँ पे इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे बदलाव ज्यादा हो रहा है। प्राइस के कंपैरिजन में जब डिमांड में ज्यादा बदलाव हो तो आप इलास्टिसिटी की तरफ भागते हैं, और वही प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम बदलाव हो तो आप इन इलास्टिसिटी की तरफ भागते हैं। तो सारा गेम प्राइस से रिलेटेड है। प्राइस को अपने सामने रख लीजिए, अगर प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज कम है, डिमांड में चेंज कम है, तो आप इन इलास्टिसिटी की तरफ भागेंगे। याद रखिएगा, फिर इन दो क्राइटेरिया में आएंगे। बराबर है तो यूनिटरी पड़ी है, लेकिन अगर ज्यादा है तो आप किसकी तरफ भागेंगे, इलास्टिसिटी की तरफ भागेंगे, इतना याद रखिएगा। तो इसे रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए वही है, फिर से ले लीजिए कि 10 रुपए थे प्राइस, तो आपने क्या कर दिया 12 रुपए कर दे। पहले बंदा 20 यूनिट खरीदता था, आज आ गया 14 यूनिट पे। अब देखिए कितने हैं भाई, 6 हैं, पता नहीं सही आ जाए आंसर, वैसे तो मैं पूछूंगा, हाँ 20 25 30%। तो भाई पहले 20 यूनिट खरीदता था, अब कितने 14 यूनिट खरीदते। अचानक उसने बस 2 रुपए कीमत बढ़ाई, उसने फटाक से गिरा दिया, 6 यूनिट की कंजप्शन कम कर दी। तो इसमें क्या हो गया, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो इसे कहेंगे मोर और ग्रेटर देन यूनिटरी। ये यूनिटरी से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, बैलेंसिंग से ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा चेंज हो गई। और वहीं जब इनफाइनाइट हो, मतलब प्राइस का क्या हाल है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, प्राइस कांस्टेंट कर दीजिए और उसके बाद भी डिमांड में चेंज होती रहे। तो मोटी मोटा यही स्लाइड आपके लिए एनफ है। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए, और अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, और ग्राफ से सीख गए तो फिर क्या पूछना। चलिए समझते हैं, ग्राफ देखते हैं। पहले हम समझते हैं, जब ये आप इसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक समझते हैं। जब ईडी 0 हो तो वही है, प्राइस है, ये क्या है भाई, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, और वह जो वाई लिखा है वो मान लो भाई वाई, गुड्स का नाम वाई है। तो प्राइस 20 से 10 हुआ। देखिए, अब देखिए ये इस पे आप प्राइस दिखा रहे हैं, इस पे क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी दिखाएंगे। पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ वाई गुड्स, और क्यू वाई का मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स। पहले 10 रुपये प्राइस था, फिर प्राइस क्या हुआ 20 रुपये। पहले भी क्वांटिटी आप 20 खरीदते थे, आज भी, तो ये क्या हुआ, ये ग्राफ ऐसा हो गया, पहले भी 20 थे, 10 पे भी हम 20 खरीदते थे, 20 पे भी 20 खरीद रहे हैं। मान लीजिए इसका ऊपर का हिस्सा आप इरेज कर दीजिए, कोई बात नहीं, यहीं पे समझिए, और कलर इसका चेंज कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, शायद अच्छा दिखे आपको। तो चलिए ग्राफ का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो 10 रुपये पे हम 20 यूनिट खरीदते थे, 20 रुपये पे भी 20 यूनिट खरीद रहे हैं,
तो इससे आपको क्या पता चला, जब 10 रुपए पे 20 यूनिट खरीदते थे और 20 रुपए पे भी 20 यूनिट खरीद रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये ग्राफ क्या है, एक्स पे आप कहेंगे कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑफ एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये वाई एक्सिस होता है और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये क्वांटिटी ऑफ वाई है। तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं अब ये ग्राफ सीधा खड़ा हो गया, सीधा हुआ तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो भाई आप कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप पाएंगे कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, उस केस में आपको क्या मिलता है कि ये परफेक्टली इन तो y पे एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर खड़ा हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और पैरेलल किसके, देखिए लाइन में गैप बराबर है, तो आप कहेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाते हैं तो हमने कहा कि प्राइस पहले 10 थी, अब 20 हो गई, क्वांटिटी तब भी 20 थी, तो 10 से पॉइंट में 20 पे मैच कर दीजिए, 20 पे भी 20 पे मैच, तो ये लाइन तो सीधी खड़ी हो गई, और सीधी है तो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, और पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के है, पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के है। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं यूनिटरी की, ठीक है। इसमें हमने क्या पाया, देखिए परसेंटेज तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था कि 20% इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो डिमांड में भी क्या हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो रहा है। कैसे, ये कैलकुलेट करके अभी पिछली स्लाइड में दिखाया। तो अब देखिए भाई ये क्या है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब इस पे आप दिखाएंगे प्राइस और इस पे आप दिखाएंगे क्वांटिटी, इस पे क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी। तो अब आप कहेंगे सर पहले प्राइस क्या था, पहले प्राइस 10 रुपये था, ये 10 वाला पॉइंट है, अब प्राइस 12 रुपये, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 10 रुपये पे, आप कहेंगे सर 10 रुपये पे जो क्वांटिटी थी पहले वो थी 20, तो 20 का पॉइंट 10 से मैच कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब जब 12 रुपये हुए हैं तो अब हम खरीद रहे हैं 16, तो अब इसको मैच कर दीजिए। अब इसका ग्राफ बनाइए, आप कहेंगे सर ये ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, ग्राफ कैसा जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब जब नीचे की तरफ ये ग्राफ जा रहा है तो ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से जाएगा, मतलब इसको एकदम स्ट्रेट लाइन भी नहीं कहेंगे, ये 16 25 का 20, एक मिनट को मैं बताता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन ना, थोड़ा सा वेट मिनट, हाँ ये ऐसे इंक्रीज करो, ये यहाँ मैच करो, ये यहाँ मैच करो, सॉरी ये मैंने गलत मैच कर दिया, वेट लेट मी री डू इट अगेन। ये था हमारा 10, ये था हमारा 12, 10 पे 20, 12 पे 16, तो ये कुछ ऐसा, एक मिनट ये थोड़ा सा इसको ऊपर से लाते हैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, और इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे आप क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसे आप कहेंगे कि जो यूनिटरी पोजीशन है, कौन सी है, यूनिटरी पोजीशन है, यूनिटरी पोजीशन जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल होती है 1 के, सेम परसेंटेज में चेंज होता है, इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं इस पे और समझते हैं ये कैसा है भाई। यहाँ पे हमने क्या पाया कि प्राइस कांस्टेंट है आपकी, क्या है भाई, प्राइस कांस्टेंट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, प्राइस दिखाइए इस पे क्वांटिटी दिखाइए। ध्यान से समझिए, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैं खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए पहले प्राइस 10 थी, 10 रखिए, फिर प्राइस क्या है आपकी, दोनों बार 10 है, और क्वांटिटी क्या थी, पहले 10 पे 20 थी, 10 पे 20 थी, तो मैच हुआ, ठीक है। अब 10 पे क्या है, 10 है, 10 पे क्या है, ये 10 रखिए और ये 20 रखिए, तो अब क्या है, ये हो गया। तो ये तो ग्राफ आप देख रहे हैं फ्लैट आ गया, ये ग्राफ कैसा आ गया, एकदम फ्लैट आ गया, जैसे कि उसमें अलग था और इसमें क्या हो गया, पूरा अलग आ गया, राइट, कोई चेंज ही नहीं आया, फ्लैट है। तो आप कहोगे इसमें क्या पता चल रहा है भाई, इसमें ये ग्राफ सीधा जा रहा है सर, इसमें ग्राफ क्या है, एकदम सीधा जा रहा है। और जब आपका ग्राफ टोटली सीधा जा रहा है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पैरेलल किसके है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर किस पे होगा भाई, ये ऐसे सीधा देखो लाइन, तो इस पे तो परपेंडिकुलर बनाएगी, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो देखिए फर्क है, फिर से देखिए,
जब टोटली इलास्टिक हो, ईडी का मतलब क्या होता है, फुल्ली इलास्टिक। क्या होता है ईडी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फुल्ली इलास्टिक। जब प्राइस कांस्टेंट हो, प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो, और डिमांड अप एंड डाउन लगी रहे, तो इसमें क्या हुआ, आपको क्या मिला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। वहीं परफेक्टली इनइलास्टिक जहां पे कोई चेंज नहीं होता, वहां पे क्या मिला, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये दोनों अपोजिट हैं, इनको वाइस वर्सा करके आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। अब ग्राफ से भी पूछ ले तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा ये कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा है, क्योंकि जितने परसेंट प्राइस बढ़ रहा है उतने परसेंट डिमांड घट रही है। अब हमारे पास दो केस बचते हैं, कौन सा, ईडी लेस देन यूनिटरी, ये क्या है, लेस देन यूनिटरी वाला पोर्शन बचा हमारे पास, और एक क्या है, मोर देन यूनिटरी वाला पोर्शन बचा। तो चलिए इसका देख लेते हैं, लेस देन यूनिटरी और मोर देन यूनिटरी। इसके ग्राफ को अगर आप देखना चाहें तो आप कहेंगे सर इसके ग्राफ के लिए चलिए मैं एक टेबल बना देता हूँ। टेबल यही है सेम की तरह, पी वाई प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, इसका मैं ग्राफ बनाऊं पहले, तो इसमें क्या पता था कि जितने परसेंट प्राइस बढ़ता है डिमांड उतने परसेंट नहीं घटती। कैसे, इसका ऐसा था हमारे पास, इसका था जो हमारे पास, उसमें ये था कि पहले प्राइस 10 रुपये थी तो हम खरीदते थे 20 क्वांटिटी, फिर प्राइस हुई 12 रुपये तो हमने खरीदी 16, हमने खरीदी 16 नहीं, उसमें हमने खरीदी थी 17, कितनी खरीदी, 17 खरीदी। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ी 20% और डिमांड घटाई हमने केवल 15%, प्राइस बढ़ी 20%, डिमांड घटाई 15%। तो चलिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे सर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये 10 रख लो और ये 12 रख लो, ठीक है, और ये मेरा 20 है और ये मेरा 17 है, तो थोड़ा सा गैप कम है इस बार, तो 10 पे 20 और 12 पे 17, 10 पे 20 और 12 पे 17। तो बताइए इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, ये कैसा ग्राफ होगा, ये थोड़ा सा स्टीपर नहीं होगा आपको, ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ थोड़ा सा शार्प होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें 20 और 16 का गैप है, इसमें 17 और 20 का गैप है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, इसे कहते हैं स्टीपर इन स्लोप। इसका स्लोप कैसा होगा, स्टीपर स्लोप होगा, काफी तेजी से झुकता हुआ जाएगा, काफी तेजी से इंक्लाइन होता हुआ जाएगा। तो इसका ग्राफ तो आपका स्टीपर हो गया। अब आते हैं इस ग्राफ पे, इस पे ईडी पे, इसमें क्या होगा भाई, इसमें ऐसा था कि अगर प्राइस 20% घटा है, बढ़ा है, तो डिमांड 30% घट गई, डिमांड 30% गिर गई। इसका मतलब तो फिर लोचा हो गया। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स आपका कुछ ऐसा बनेगा, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ इसका इंडेक्स छोटा सा, और अलग कलर से बना देता हूँ, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी। आप कहोगे सर अगर इसकी पी वाई पी क्यू को मैं देखूँ, तो जब प्राइस 10, जब हम इसकी प्राइस 10 रुपये थी और दूसरी जब प्राइस इसकी 12 रुपये हो गई, ठीक है, तो पहले जो यूनिट थी वो 20 थी, अब वो 14 यूनिट खरीदते हैं। तो जब इसको बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको मैं यही बना देता हूँ, चलो इसी में ऐसे बनाया आपने कहा सर 10 रुपये प्राइस और 12 रुपये प्राइस, 10 पे 20 तो चलो 20 यहाँ ले ली मैंने, लेकिन अब ये 14 है, अब क्या है, अब 12 पे कितनी है, 14 है, तो भाई 12 पे आ रहे हो और तुम 14 पे आ गए, यहाँ पे धड़ाक से गिर के आ गए, यहाँ पे थोड़ा और नजदीक आ गए, ठीक है। तो इसके ये ज्यादा स्टीप था, ये क्या था, ज्यादा स्टीप स्लोप है, और ये मैंने गैप थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, मैं इसको थोड़ा कम करूं, थोड़ा सा कम करूं तो थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। ये स्टीपर नहीं होगा, ये ऐसे कर लो आप, ठीक है, 10 पे 20 तो चलो भाई, और ये 12 पे यहाँ से उठाओ और 14 पे गिरा दो, तो ये जो है थोड़ा, ये थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ा फ्लैटर होता है, ये कैसा होता है, थोड़ा फ्लैटर होता है। तो ये फ्लैटर, ये स्टीपर, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। यहीं पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। इतना अगर आपने रेडी कर लिया, ये आपने ग्राफ समझ लिए, इस इंडेक्स के थ्रू ग्राफ बनाना सीख गए, कंडीशन समझना सीख गए,
एक दूसरे को कोरिलेट करना, जैसे ये इससे रिलेट करेगा, ये इनका आपस में थोड़ा सा अपोजिशन है और ये मिड में आएगा, तो कैसे क्या रिलेट है, एक बार बैठ के वीडियो देखिए, फिर ग्राफ बनाइए अपना। ये देखिए केवल 6 स्लाइड का, ये टोटल 6 स्लाइड ही मैंने इसमें ऐड की थी। इसको चाहते तो हम 12-15 स्लाइड का वीडियो बनाते हैं, लेकिन नहीं, आपकी पकड़ ग्राफ से होनी चाहिए इसमें। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ग्राफ खेलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स चालू हो गया है। आपने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, आप बस इन ग्राफ को समझो। देखो ना, ये ग्राफ इतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सबने पढ़ा है 6, 7, 8 में। सीधी बात है, चीज़ें बढ़ती हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे और इधर भी ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाएंगे, और यूनिट्स मैच कीजिए यार, इजी है। तो आई थिंक अभी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने वाला हूँ जल्दी, तो आपकी जो अगली वीडियोस होंगी वो होंगी लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और लॉ ऑफ डिमांड से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन, और अब मैं कोशिश करूँगा आगे से वीडियो में जो आपके टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में करवाऊँगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में। चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवम पांडे, मिलता हूँ आपसे कभी और। जय हिंद, जय भारत।